मैंने उनको बोला ऐसे कैसे हो सकता है, जो गूंगे होते हैं वो अब्बा डब्बा जब्बा थोड़े बोलते हैं, अब्बा डब्बा जब्बा थोड़े बोलते हैं। आई एम 22-year-old हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल। मेरे मुंह से निकला, हम बातचीत कर रहे, मैंने कहा कौन है ये आदमी, और सलमान खान को कौन है ये आदमी बोलना। आप सोचो, जब श्री जी आई मेरे सामने और वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल रही हैं तो मैं अपनी एक लाइन भी भूल गई। वरुण धवन बहुत ही डाउन टू अर्थ लड़का है वो। मुझे बोलता है आपको पता है मेरा आज आपके साथ किसिंग सीन है। मैंने हरनाज को फिर बोला कि हरनाज प्लीज मेरा पोस्टर शेयर कर दो, तो उसने वो भी शेयर नहीं किया। 4-5 महीने पहले मैंने उसको एक लीगल नोटिस भेजा, 4 महीने पहले, तुम मुझे प्लीज डेट्स दे दो। अब इस फिल्म में मैं उस हद तक पहुंच गई कि मुझे बहुत लोन लेना पड़ा है। हेलो नमस्ते, एक और सिनेमा अड्डा हमने जमाया है और इस बार बहुत दिलचस्प बातें होने वाली है। हमारे बहुत फेवरेट कैरेक्टर, बिल्कुल ऐसे ही आप सब अपने घर में सोफा में बैठ के टीवी पर इनको देखते रहते हैं, बट आज उस कैरेक्टर के पीछे की कहानी जानेंगे। मैं बात कर रही हूँ उपासना सिंह जी से। आप इनको बुआ जैसे जानते हो, हाँ, कपिल शर्मा शो, उस सब की बात करेंगे। मैम वेलकम टू ललन टॉप स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। और मैं आपके इस प्रोग्राम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, हमेशा देखती थी और आज मैं यहाँ हूँ। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। जैसे हम आपके फैंस होते हैं, जो कुछ भी होता है लाइफ में, जब हम वो शो देखते हैं, आपको देखते हैं, तो उस वक्त के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और मन हल्का हो जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। आपको ये बहुत सुनने को मिलता होगा पर हर जगह जहाँ पे भी आप जाते हो। बस यही प्यार है, जो लोगों का इतना प्यार, आप सब लोगों का प्यार है, तो लोग बोलते हैं आप इतने खुश क्यों रहते हो। मैं बोलती हूँ इतना प्यार देते हो आप लोग, इतनी खुशी देते हो, इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, इसलिए मैं खुश रहती हूँ। तो एक बहुत पॉपुलर आपका जो डायलॉग है अब्बा डब्बा जब्बा, मैं जानना चाहती हूँ, सबसे पहले सबने मुझसे कहा कि उसके बारे में पूछना मैम से, तो वो हुआ कैसे वो डायलॉग? क्या है कि वो जो है डायलॉग मुझे मेरे डायरेक्टर ने दिया था वैसे, और उस टाइम मैं कुछ 21 साल की थी, मतलब हीरोइन थी मैं फिल्मों में। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक कैरेक्टर, मतलब 2 मेरा डबल रोल है, आपको पता होगा, परेश रावल की बीवी और जॉनी लीवर जी की महबूबा। तो उन्होंने बोला इनके साथ आपका रोल है। पहले तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अब तुम हीरोइन के रोल कर रही हो तो ये रोल मत करो क्योंकि ये कैरेक्टर रोल है। लेकिन मुझे जब पता चला कि श्रीदेवी जी हैं उस फिल्म में, जुदाई फिल्म का नाम है, तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन श्रीदेवी जी की। मैंने कहा मैं करूँगी। और डायरेक्टर ने मुझे बोला कि आप गूंगी हैं, ए माँ बोलती है, बेटी जो है सिर्फ अब्बा डब्बा जब्बा बोलती है। तो मैंने उनको बोला ऐसे कैसे हो सकता है, जो गूंगे होते हैं वो अब्बा डब्बा जब्बा थोड़े बोलते हैं। वो तो अपनी जो साउंड्स के साथ प्ले करते हैं, मतलब वोकल कॉर्ड्स के साथ प्ले करते हैं। हाँ, ये वाली ऐसी कॉर्ड्स ऐसे करते हैं। उन्होंने बोला नहीं, हम लोग चाहते हैं कि आप अब्बा डब्बा जब्बा के साथ अपने सारे जितने भी रिएक्शंस हैं वो ऑडियंस को कन्वे करें कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो ये एक तरह से चैलेंज था, और क्योंकि मैं थिएटर से बिलोंग करती हूँ तो मैंने सोचा चलो ये भी करके देखते हैं। और मेरे को नहीं पता था कि वो इतना बड़ा हिट हो जाएगा कि मैं जहाँ पे भी जाती थी लोग मेरे नाम से कम और अब्बा डब्बा जब्बा के नाम से मुझे ज़्यादा जानते थे। कई बार ऐसे लोग बोलते थे कि अरे वो देखो अब्बा डब्बा जब्बा जा रही है। अभी जैसे कई बार बोलते हैं ना, अरे बुआ जा रही हैं, कई बार बोलते हैं, मतलब ये सब मुझे इतना अच्छा लगता है कि आपको जब किसी एक डायलॉग की वजह से, चाहे वो आई एम 22-year-old हॉट सेक्सी ग्लैमरस हो, चाहे वो कौन है ये आदमी हो, तो मेरे पास ऐसे बहुत से डायलॉग्स रहे हैं जिनकी वजह से लोग मुझे जानते हैं। ये भी अवार्ड की तरह होता है कोई डायलॉग ऐसा। ऑलमोस्ट जैसे आपके नाम के साथ साइमल्टेनियस ऐसे जुड़ चुका हो। आपने बहुत सारे कॉमेडी रोल्स किए, आप ऐसे हो, आपका वो पर्सनालिटी है इसीलिए, क्योंकि कॉमेडी बहुत मुश्किल होती है करनी जी, पर आपने इतनी आसानी से इतने सारे रोल्स किए हैं। आपका नेचर वैसा है इसीलिए? मैं ज़िंदगी को जीने में यकीन रखती हूँ, मैं ज़्यादा टेंशन्स नहीं लेती, पर डेफिनेटली मैं वो कपिल शर्मा की बुआ जैसी नहीं हूँ। मतलब वो जो फ्लर्ट करती है हर एक से, वैसे मैं वैसी नहीं हूँ।
लेकिन हाँ, मैं लाइफ को मैं लाइटली, ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा रोने धोने का और सब ऐसा काम, और मैंने तकरीबन ट्राई भी करती हूँ मैं कि ऐसे रोल्स लूँ जिससे कि मैं लोगों को हंसा सकूँ, लोग मेरी बात सुन के हंसे, इंजॉय करें। इसीलिए मैंने अभी एक फ़िल्म प्रोड्यूस की है जिसका नाम है बाईजी कुट्टनगे। मैंने हमेशा सोचा था कि जब मैं कोई फ़िल्म भी बनाऊंगी एज प्रोड्यूसर भी, तो मैं कोई रोने धोने की फ़िल्म नहीं बनाऊंगी कि सास बहू की लड़ाई झगड़े वाली नहीं बनाऊंगी। मैं ऐसी कोई चीज़ बनाऊंगी जिससे मैं लोगों को हंसा सकूं, उन्हें इंजॉय करवा सकूं। सो जो मेरी पहली प्रोडक्शन हाउस की फ़िल्म अभी 19 को रिलीज़ हो रही है, 19 अगस्त को मेरी डेब्यू फिल्म, उसका नाम है बाईजी कुट्टनगे, और उसमें फुल ऑन कॉमेडी है। वो सिर्फ आपके प्रोडक्शन हाउस की डेब्यू नहीं है, आपके बेटे की भी डेब्यू फिल्म है ये जी। नानक सिंह की। तो हमें उस फिल्म के बारे में थोड़ा और बताया। पहले रिलीज होने वाली थी, आपने पुश की है डेट जी, मई की रिलीज थी इसकी। जी। ये फिल्म जो है इसको समीप कांग जी ने डायरेक्ट किया है। समीप कांग पंजाब के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं कॉमेडी के, और इसमें देव खरौड़ जी हैं हीरो, जिनकी काफ़ी फिल्में हिट हो चुकी हैं, डाकुआं दा मुंडा और रुपिंदर गांधी, डीएसपी देव, उन्होंने काफ़ी एक्शन फिल्मों के वो स्टार हैं वहाँ के। तो गुरप्रीत घुग्गी हैं, मैं हूँ, हॉबी धारीवाल हैं। इसमें नानक सिंह मेरा बेटा जो है वो डेब्यू कर रहा है, और हरनाज कौर संधू जो मिस यूनिवर्स हैं इस टाइम, वो इसकी हीरोइन है। तो ये पहली ऐसी फिल्म होगी पंजाब में जिसमें कॉमेडी और एक्शन बोथ है। अदरवाइज़ क्या है, आज तक जो पंजाब में फिल्में बनी है ना, अगर कॉमेडी फिल्म होती है तो सिर्फ कॉमेडी होती है, और अगर एक्शन होता है तो सिर्फ एक्शन फिल्म होती है, उसमें कॉमेडी नहीं होती। लेकिन क्योंकि देव खरौड़ जी बहुत बड़े वहाँ के मतलब एक्शन हीरो माने जाते हैं, तो एक्शन होना लाजमी था। और हम लोगों ने एक्शन भी ऐसा नहीं किया, हमने, हमारे जो फाइट मास्टर हैं वो साउथ से आए थे, सारे फाइटर्स साउथ से आए थे, 3-3 कैमरों से शूट हुई, बहुत कॉस्टली फिल्म बनी हुई है ये, काफ़ी अच्छा एक्शन है, और कॉमेडी तो होगी जब समीप कांग हैं तो ये एक्टर से प्रोड्यूसर बनने का जो सफ़र आपका रहा, आपने कैसे सोचा कि इस फिल्म को मैं बैक करूंगी, इस स्क्रिप्ट को बैक करूंगी, और उससे भी पहले कि मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ फिल्म? मैंने हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि, क्योंकि मुझे फिल्म लाइन के अलावा कुछ नहीं आता, मतलब मुझे कोई बोलेगा ना कोई बिज़नेस कर लो तो मैं नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आती है और वो है फिल्म लाइन में काम करना। तो मैं इसमें ही एक्टिंग करती हूँ, इसी में मैंने प्रोड्यूस किया, इसी में मैं डायरेक्ट भी कर रही हूँ एक पंजाबी फिल्म। सो मुझे लगता है कि मैं और कोई काम मुझे दिया जाए तो मैं नहीं कर सकती। और फिर ऊपर से क्या है कि मेरा बेटा जो है नानक सिंह, ये जब छोटा था तो मैंने इसको पूछा तुम क्या बनोगे, तो बोलता है कि मैं हीरो बनूंगा। मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें सब कुछ बना सकती हूँ, हीरो नहीं बना सकती, हीरो ऑडियंस बनाती है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ कि तुम ये सीख लो, तुम डांस सीख लो, तुम फाइट सीख लो, तुम स्विमिंग और हर चीज़ सीख लो। तो उसने बोला ठीक है, मतलब मैं अपने दम पे बन के दिखाऊंगा, मतलब मैं बहुत मेहनत करूँगा। और वो कोई 5-6 साल का था तब से उसने सारी तरह के डांसेस सीखे। वो हील डांस भी कर लेता है, लड़कियों वाले डांस भी, और सारी तरह के डांसेस। 13 साल से वो डांस सीख रहा है, प्रोफेशनल डांसर है वो। और उसके अलावा उसने टाइगर श्रॉफ जी ने वहाँ पे एक अपना वो खोल रखा है इंस्टीट्यूट, जिसमें वो पूरे फ्लिप्स और जिस तरह की टाइगर जी अवॉइड करते हैं उस तरह की, वो सब उसको 3 साल हो गए सीखते। सारी एक्टिंग क्लासेस उसने ज्वाइन की, और मतलब वो अभी से नहीं, वो 15 साल से तकरीबन कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को परफेक्ट करे। तो वो अब टाइम आ गया था, वो बड़ा हो गया है नानक। तो उसने मुझे बोला कि मुझे अभी डेब्यू करना है, आप देखो। तो मैंने बहुत सी स्क्रिप्ट सुनी, बहुत सारी, तो मेरे को कोई इतनी पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन जिस टाइम मैंने बाईजी कुट्टनगे स्क्रिप्ट सुनी, एक तो मतलब बाईजी कुट्टनगे अपने आप में एक फन लगता है। बाईजी मीन्स बड़े भाई, कुट्टनगे मीन्स मारेंगे, सो बड़ा भाई मारेगा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने सब्जेक्ट सुना तो मैंने एक ही गो में पूरा सब्जेक्ट सुना, मतलब मैंने उसको बोला मुझे सुनाओ, और वो इतना इंटरेस्टिंग था वो सब, तो मैंने बोला यही बनाएंगे। और फिर मेरे साथ के साथ मुझे पूरी फिल्म दिखाई दे रही थी कि इसमें कौन डायरेक्टर होना चाहिए, कौन इसमें एक्टर्स होने चाहिए, और इतनी खूबसूरत और मज़ेदार फिल्म बनी है वो। और आपको पता है ट्रेलर को कितने मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, गाने बहुत पसंद किए जा रहे हैं। तो शुक्र है मैंने जो सोचा वो उसी तरह से लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं।
तो अब तक जैसे आप बात करते हैं और जैसे आपने कहा कि मैं हूँ बहुत ऐसे खुश इंसान, मैं इस सब चीज़ों में नहीं बिलीव करती कि ज़्यादा मैं स्ट्रेस लूँ या रो, बट इस फिल्म को लेके, डेब्यू को लेकर अब इतनी ज़्यादा बातें और कंट्रोवर्सी और इश्यूज़ हो चुके हैं, आपके ना चाहते हो, आप तो एज अ प्रोड्यूसर और एज अ मॉम अपने बेटे के लिए आप यही चाहेंगे कि सारा बेस्ट हो, बट अब मिस यूनिवर्स हरनाज़ कौर संधू को लेकर जो हुआ है, तो आप हमें अपने आप से बताइए कि क्या हुआ है। हम न्यूज़ में तो पढ़ते आ रहे हैं, बट आप बीती आप ही सुना सकते हो। देखिए, हरनाज़ कौर संधू को मैंने उस टाइम रखा जब वो एक स्ट्रगलर लड़की थी और वो छोटे छोटे रोल्स करती थी। तो उनके मदर और वो आए थे मेरे पास और उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी को चांस दीजिए अपनी फ़िल्म में, और आप इतनी अच्छी फ़िल्म बना रहे हैं, इतनी बड़ी फ़िल्म बना रहे हैं। तो मैं नानक के साथ कोई नई लड़की, फ्रेश फेस देख रही थी, और मेरा हमेशा से, क्योंकि मैंने स्टार्ट जो किया ना वो बहुत छोटी सी जगह से किया था और मैं बड़ी स्ट्रगल के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश रही कि मैं नए नए लोगों को, जब मेरा कुछ प्रोडक्शन हाउस होगा, मैं न्यू कमर्स को चांस दूंगी ताकि उनको उतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े जितनी मैंने लाइफ में की है। तो मैंने यही सोच के उस लड़की को अपनी फिल्म में, जबकि बहुत लड़कियां आई थी मेरे पास, तो मैंने उसको 2 फिल्मों में एज हीरोइन का चांस दिया। एक बाई जी कुट्टन गे जो 19 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, और एक है यारां दियां पौंबरा जो मैंने खुद डायरेक्ट की है। तो वो मैंने दोनों फिल्मों में उसे हीरोइन का चांस दिया। वो बहुत खुश थी और वो मुझे हमेशा कहती थी कि मैं उसकी गॉड मदर हूँ, और वो मेरे लिए सिर्फ आर्टिस्ट नहीं थी, मेरी बच्ची जैसी थी, मेरे घर में रहती थी वो के साथ है। जी, और मैंने बहुत उसको सिखाया भी हर चीज़, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो मेकअप हो, किस तरह से कैसे मतलब डायलॉग्स डिलीवर करने हैं, किस तरह से करने, मैंने हर चीज़ उसको एक एक चीज़ सिखाई। तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें कि मैंने 25 डेज उससे लिखवाए। हर आर्टिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको भी मालूम ही होगा कि हर जो एक्टर फिल्म्स में या सीरियल्स में काम करता है, हमारा एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें था कि 25 डेज वो मुझे प्रमोशन के लिए देंगी। उसके बाद हरनाज़ कौर संधू जो है वो मिस यूनिवर्स बन गई, और मेरे लिए ज़िंदगी में वो सबसे खुशी का दिन था। मैं बहुत खुश थी, मेरे घर में भी, मेरे रिलेटिव्स में भी वो हमेशा हमारे साथ जाती थी। हम लोगों ने पार्टीज़ की, मेरे बेटे ने अपनी जिम में जाके अपने जो वो डांस के, मतलब जो जहाँ पे भी डांस सीखता है वहाँ पे सब जगह पार्टीज़ दे रहे थे हम लोग, हम नाच रहे थे, हमें ऐसा लगा कि घर का। और जब मैंने वो देखा था हरनाज़ को, और मैं रो रही थी खुशी से, मैंने पहली बार अपने आप को खुशी के आंसू देखते मुझे ऐसा लगा अरे मेरा बच्चा जीत गया। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। उसके बाद अब मैंने उसको फ़ोन करने स्टार्ट किए कि हरनाज़, हम लोग 27 मई को फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, तो आप हमें प्रमोशन की डेट्स दे दो। पहले सबसे शॉकिंग ये था कि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। वो लड़की जो मेरी एक कॉल पे, अगर कहीं बाहर भी वॉशरूम या कुछ भी, वो आई एम सो सॉरी, मैं ये कर रही थी, आई एम सो सॉरी, मेरे से मिस हो गया आपका कॉल, ये वाला हमारा वो था, इतनी वो मुझे करती थी। हाँ, और अब वो मेरे 10 कॉल्स, 15 कॉल्स, मैसेजेस, इंस्टा पे मैंने मैसेज करने शुरू किए, मेल्स करने शुरू किए, उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया। और ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि मेरे को समझ में ही नहीं आई ये बात। फिर उसके बाद मेरी 27 मई जो है नज़दीक आती जा रही थी, मेरे पोस्टर्स छप गए, मेरे सारे जितना भी मेरे एक्टर्स थे उन्होंने पोस्टर शेयर किया। मैंने हरनाज़ को फिर बोला कि हरनाज़ प्लीज़ मेरा पोस्टर शेयर कर दो, मतलब अपने इंस्टा पे और उस पर, तो उसने वो भी शेयर नहीं किया। अब मैं प्रमोशन स्टार्ट कर चुकी थी और मुझे ये था कि ये मुझे डेट देगी, तो फिर मैंने ये सोचा अपने दिल में कि अभी उसकी शायद कमिटमेंट्स हैं ज़्यादा, वो मिस यूनिवर्स बनी है अभी, तो मैंने सोचा कि मैं डेट शायद आगे बढ़ा दूंगी तो वो फिर मुझे शायद दे देगी। हाँ, मैंने को लगा शायद कमिटमेंट्स, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की को मैंने इतना प्यार दिया, वो ऐसा नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं मान रहा था। उसके बाद मैंने उसको 19 अगस्त कर दिया। मेरा बहुत नुकसान हुआ, मेरा बहुत पैसा लग गया, सब पोस्टर्स प्रमोशन में, जी, और सबकी डेट्स ली हुई थी। तो मैंने फिर से मैसेजेस करने शुरू किए, मैंने वो सब लोगों की कॉल्स अटेंड करती थी, सिर्फ मेरी नहीं करती थी। और जब मैंने सब लोगों को बोलना शुरू किया, जैसे मेरे समीप कंग डायरेक्टर हैं, बड़े डायरेक्टर,
उनको मैंने कहा कि समीप जी प्लीज़ आप हरनाज से बात करो। उन्होंने हरनाज को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि उसको पता था वो क्या कहेंगे। फिर उन्होंने उसको मैसेज लिखा कि उपासना को बहुत ज़रूरत है प्रमोशन की, तो प्लीज़ तुम उपासना को फ़ोन करो, तो भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो लोग थे, एक हमारे एक्टर थे, उन्होंने फ़ोन किया कि हरनाज हम ना दुबई में शो कर रहे हैं। तो बोलती हाँ हाँ करते हैं। फिर उसने बोला पैसे, बोलती मेरी टीम से बात कर लो। उसने बोला कि उपासना सिंह की प्रमोशन है, डेट्स हैं, तो उसने उस टाइम फ़ोन मैसेज जो वो चैट कर रहे थे, उसने इमीडिएटली उसको कट कर दिया चैट को। ऐसा एक नहीं, बहुत कुछ हुआ। फिर जब मुझे ये समझ में आने लग गया कि ये इस फिल्म को शायद प्रमोट नहीं करना चाहती, उसको लिए अब ये वाली फिल्म जिसके लिए कि वो उसको था कि वो बोलती थी मेरा ड्रीम कम ट्रू है ये, कि मैं नानक सिंह के साथ, उपासना सिंह के बेटे के साथ काम कर रही हूँ, इतनी बड़ी पंजाबी फिल्म में काम कर रही हूँ। मुझे लगा ये क्या हो गया। फिर मुझे सबने कहा कि मैं ये बात 5 महीने से लगातार ये मेरा चल रहा है उसके साथ, मैंने किसी को रिवील नहीं होने दिया। मैं नहीं चाहती थी कि हरनाज के बारे में या मेरे बारे में कोई भी गलत कोई बात सोचे, या लोग सोचें कि ये जी पब्लिसिटी के लिए तो नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा ना सोचे कि मेरे और हरनाज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया। क्योंकि तुम पूरे लाइफ करियर में मेरी पूरी उसमें देखोगी तो मैं कभी भी ये दिखेगा नहीं कि उपासना सिंह कभी कोर्ट गई है या और आपको चंडीगढ़ कोर्ट जाना पड़ा था जी। तो फिर मैंने उसको लीगल नोटिस भेजा एक, मैंने वो भी किसी को नहीं पता है, 4-5 महीने पहले मैंने उसको एक लीगल नोटिस भेजा 4 महीने पहले कि हरनाज मैं तुम पे कोर्ट केस कर दूंगी, तुम मुझे प्लीज़ डेट्स दे दो। अब ये मैं सोच रही थी कि जब मैं लीगली ये करूँगी तो कोर्ट की तरफ से गई हुई चीज़ को तो रिस्पॉन्स मिलेगा ना, मतलब उसका भी नहीं जवाब दिया उसने। और अब 19 अगस्त आ गई है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर चेंज हो गए। जो लोग मेरे साथ खड़े थे कि हरनाज कौर संधू अब इस फिल्म में है, तो बहुत चीज़ें मुझे मतलब ऐसा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करा देंगे, होटल का हम कर देंगे, फलाना ये कर देंगे। मैंने बहुत, मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा जो मेरी अर्निंग, मैंने एक पैसा बचाया था वो मैं फिल्म में लगा चुकी थी। तो मुझे उससे क्या एक थोड़ा सा राहत मिल रही थी कि चलो इससे क्या हरनाज की वजह से थोड़ा सा मुझे और वो मिलेगा। लेकिन सबने हाथ पीछे कर लिया, उनको पता चल गया कि कोई हरनाज नहीं करे। मैंने अभी बहुत सारा लोन लिया है इस फिल्म को ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज़ करने के लिए, और मेरे ऑलरेडी बहुत पैसे पहले भी इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा कि मैं क्या करूं अब। तो फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ा। लाइफ में पहली बार मैंने कोर्ट देखा। मैं सोच या समझ भी नहीं सकती आपका ये कैसा अनुभव रहा होगा। और मुझे अब ये भी ख्याल आ रहा है कि आपने कहा 2 फिल्में हैं, तो दूसरी फिल्म का दूसरी में भी वो हीरोइन है मेरी, और दोनों फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और मेरी दूसरी फिल्म का जो है 11 दिया पाँव 12 की पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है, उसमें भी वो नानक सिंह के साथ हीरोइन है। बट आपने सही ये निर्णय लिया कि आप अपनी फिल्म रिलीज़ करोगे। आप ऑलरेडी एक बार पुश कर चुके हो डेट, फिर से आप नहीं, मैं नहीं कर सकती। मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, आप उसका इंटरेस्ट ही लगा लीजिए कितना है। फिर मैंने कितना लोन लिया हुआ है, मेरे पे बहुत प्रेशर है। मेरे बच्चे का करियर है, ठीक है मेरे बच्चे का करियर है, मेरी एज प्रोड्यूसर फर्स्ट फिल्म है, और मैंने इसमें नए नए लोगों को चांस देके, पर मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं तो हमेशा अच्छा ही सोच के किया था कि मैं न्यू कमर्स को चांस दूंगी, या मेरी प्रोडक्शन हाउस में काम करने के लिए लड़कियां तरसती हैं, समीप कांग, देव खरोड़ और बड़ी कास्ट के साथ। और मैंने इतनी, कोई छोटी फिल्म नहीं है, वो फैमिली फिल्म है, उसमें एक भी वल्गर डायलॉग नहीं है। ये पहली ऐसी फिल्म है जिसको कोई कट नहीं मिला है सेंसर से। मतलब आप अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप, अपनी बहन के साथ, सबके साथ बैठ के वो फिल्म देख सकते हो। मैंने ऐसी फिल्म बनाई, और इतना कुछ करने के बाद मतलब अब मुझे ट्रोल करवा रहे हैं वो लोग। और 4 ऐसे लोग हैं जो मेरे, जो भी मैं डालती हूँ उसके ऊपर लिख देते हैं कि शेम ऑन उपासना से, कि वो हरनाज कौर संधू को बोल रही है कि वो उसकी फिल्म प्रमोट करे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा शेम ऑन उपासना सिंह क्यों है, क्यों कि मैंने उसको फिल्म में चांस दिया, क्यों मेरा कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले का है, जब वो मिस यूनिवर्स बनी तब तो कुछ भी नहीं थी, एक नई स्ट्रगलर लड़की थी ना। आपने ऑडिशन किया था तब? ऑडिशन नहीं, उसने मुझे अपना डांस के कुछ क्लिप्स भेजे थे, मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ्स देखी थी। और मैं जो है ना, मैंने इतने साल बिताए हैं तो मैं एकदम से समझ सकती हूँ कि कोई भी एक्टर मतलब कर सकता है कि नहीं। मुझे पता था वो
मतलब उतनी कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जो कि मतलब, और मुझे ये भी पता था कि मैं करवा लूँगी, मुझे ये भी पता है। मैंने बहुत सारे नए बच्चों के साथ फिल्म बनाई है। मेरी 11 पौबारा में मैंने बहुत लोगों को चांस दिया, न्यू कमर्स को। और आप एक एक्टर का मुझे बोल के दिखाना कि ये लड़का या लड़की पहली बार काम कर रहा है। मैंने इतनी मेहनत की है इन बच्चों के ऊपर, इतनी मेहनत की है मैंने इन बच्चों के ऊपर। और वो आप उसकी इंटरव्यूज़ देखिए, वो आप पहले की, जब वो मिस यूनिवर्स नहीं थी, तो उसमें आपको सुनने को मिलेगा कि उपासना सिंह ने उसके लिए क्या किया। वो शॉर्ट देती थी ना, जैसे मैं नानक के लिए खड़ी होती हूँ, मैं किसी भी न्यू कमर के लिए मैं पीछे खड़ी रहती हूँ, उधर जहाँ डायरेक्टर अपना लगा के मॉनिटर बैठते हैं, मैं ये देखती हूँ कि कहीं किसी का मेकअप ख़राब तो नहीं, ड्रेस ठीक लग रही है कि नहीं, वो ठीक से डायलॉग बोल पा रहे हैं कि नहीं। मैं बार बार जाके उनको सिखाती हूँ। एज प्रोड्यूसर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं इनको मतलब पूरी तरह से ग्रो करूं, मैं इनको सिखाऊं, ताकि कल को इनको और चांस मिले, इनको और फिल्में मिलें, मेरी फिल्म को देख के लोग इसको और भी मौके दें। तो मैंने हमेशा ऐसा कोशिश किया है। मुझे पता ही नहीं चलता कि वो लोग मेरे को ऐसे लिखवा रहे हैं, और मेरे को मतलब वही 4 लोग सेम लाइन्स, शेम ऑन उपासना सिंह, और ऐसे लगता है कॉपी पेस्ट कर दिया हो। और लोग आजकल बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता नहीं चलता है कि ये जो है ये एक ही आईडी से आ रहा है और एक ही जगह से उसको उपासना सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। तो लेकिन मेरे जो लोग हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे जो दर्शक हैं, वो एक का 10-10 लोग, 50-50 लोग उसको जवाब देते हैं कि किस बात की शर्म है आनी चाहिए उपासना को। मुझे कई तरह से कुछ, अभी मेरे पास वो मैं नहीं बोलना चाहती बहुत कुछ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कुछ भी कर लो, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, मैं अपनी फिल्म रिलीज़ करके रहूँगी, चाहे कुछ हो जाए। ये भी बात है ना कि आपकी फिल्म की रिलीज से उनका भी फायदा होगा ही, जब लोग उनको देखेंगे स्क्रीन पर। लेकिन वो नहीं समझती हैं ये बात ना, उनको लगता है कि मैं पंजाबी फिल्म को प्रमोट करूँगी, मुझे तो बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में करनी चाहिए। वो बोलती हैं कि मैं पंजाबी हूँ, मैं सरदारनी हूँ। जब उनको क्राउन पहनाया जाता है उसके बाद अब वो बोलती है चक दे फट्टे। आपको मैं बताऊँ, आप मेरी फिल्म देखिएगा 11 पौं 12, मेरे बेटे का नाम उसमें, नानक सिंह का नाम अर्जुन है। वो फुटबॉल खेल रहा है और हरनाज कौर का डायलॉग है चक दे फट्टे अर्जुन चक दे फट्टे। अब वो डायलॉग मेरा वहाँ पे आप बोलती हैं लोगों को सिर्फ ये करने के लिए कि मैं सरदारनी हूँ, मैं पंजाबी लैंग्वेज को। और अब जब प्रमोट करने का टाइम आता है पंजाबी लैंग्वेज को, आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, आप बहुत ऊंची चीज़ हो इस वक्त, अगर आप उस जगह पे जाके आप पंजाबी फिल्म और पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करते हो, अपने लोगों को प्रमोट करते हो, तो ये बड़ी बात होगी। ऑल ओवर वर्ल्ड ये चलेगा कि हनाज कौर संधू अपनी रूट्स को, अपने पंजाबी लोगों को नहीं भूली, और वो उनके फैंस बनेंगे, उनके पीछे खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए दलजीत दोसांझ और सिद्धू मूसेवाला, ये सब लोगों ने, दलजीत को क्या हिंदी फिल्में नहीं मिल रही हैं कि दलजीत को पंजाबी फिल्म करनी ज़रूरी है, लेकिन वो अपनी रूट से जुड़ा है ना, वो अपने पंजाबी गानों के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए वो करता है, क्योंकि उसको पंजाब है, पंजाब से प्यार है। मैंने नाना को पूछा, नानक तुम पहली फिल्म कौन सी करोगे? हिंदी में, हिंदी भी बना सकती थी सेम पैसे में, लेकिन उतने पैसे लगा के मैंने एक पंजाबी फिल्म बनाई है। तो नानक ने बोला मैं पंजाबी फिल्म करूँगा, क्योंकि आपने भी तो बदला जट्टी से शुरू किया था ना, मेरी पहली फिल्म थी बदला जट्टी का। तो उसने बोला मैं, और फिर सिद्धू मूसेवाला का आप इतना प्यार, आपने देखा है लोगों को क्या प्यार है उसके लिए। उसको कितने रैपर्स ने बोला कि तुम इंग्लिश में गाओ, उसने बोला नहीं मैं अपनी लैंग्वेज में गाऊंगा। आज उसका नाम छोटा है, पूरी दुनिया में लोग उसको जानते हैं। जब वो नहीं रहे तो पंजाब में ऐसा लग रहा था कि घर का, जैसे घर का बच्चा चला गया हो, ऐसे उसका वो किया। क्यों? क्योंकि वो रूट्स से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप अपनी रूट्स को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने संस्कारों को, अपनी पंजाबियत को ही भूल जाओगे तो फिर आप कहाँ पे स्टैंड करोगे, मुझे बताइए। पर आपको क्यों लगता है ऐसे? क्योंकि उन्होंने मिस यूनिवर्स को बताया नहीं था कि इससे पहले काम किया है, इस वजह से शायद वो नहीं कर बिल्कुल नहीं बताया होगा। अगर उनको बताया होता, वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो मुझसे डेफिनेटली पूछते कि ऐसा है। और उन्होंने तो मुझे कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। मेरे हिसाब से हरनाज जी ने कभी उनको बोला ही नहीं कि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर अब भी उनको पता चला है तो क्या हरनाज के पास इस टाइम मैनेजर्स नहीं होंगे, या उनके पास लीगल टीम नहीं होगी, या कोई नहीं होगा कि वो मेरे को एक रिप्लाई तक कर सकें? अभी कोर्ट में इतना केस हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो भी कोई रिप्लाई नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि 19 अगस्त को बाईजी गुट्टन की रिलीज़ हो रही है, वो फिल्म हो जाएगी रिलीज़, उसके बाद देख लेंगे।
नहीं, हम भी सुनना चाहेंगे एक्चुअली कि ऐसे क्यों और क्या हो रहा है, बट एक बात ये जो सिल्वर लाइनिंग कहते हैं लोग कि एटलीस्ट फिल्म रिलीज़ हो रही है, वो सबसे बड़ी बात है। तो जैसे इन्होंने बताया आपको डेट 19 अगस्त है, आप प्लीज़ जाकर देखें भाई जी को टांगे। और इसमें बहुत कुछ है, जैसे उन्होंने कहा कि आप सहपरिवार देख सकते हो। आपकी एक्चुअली जो जर्नी रही है बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आपने गुजराती, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी फिल्म तक की है आपने, और आपने जो राजस्थानी फिल्म की थी इन्होंने, वो 100 दिन चली और वो हिस्ट्री बना गई। जैसे 1988 में बाई चाली सस, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट्स में अगर मैं गलत कह रही हूँ, बाई चाली सासरिये 1988 की फिल्म 100 दिन चल गई। आप कैसे हुआ वो फिल्म आपके लिए? मैं स्टडी कर रही थी चंडीगढ़ में, मैंने एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स किया है। तो उस दौरान मैं मुंबई जाती थी, मेरी मौसी रहती थी मुंबई में। तो जब मैं वहाँ जाती थी ना, तो मैं अलग अलग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को मिलने की कोशिश करती थी कि किसी तरह मुझे फिल्मों में काम मिल जाए, क्योंकि मेरा तो कोई भी इंडस्ट्री में है नहीं। तो उस मेरी स्टडी के दौरान मैंने 4 फिल्में की। मतलब मैं अलग अलग जगह जहाँ भी गई, लोगों को पता नहीं क्यों, मेरे मम्मी का आशीर्वाद है, भगवान का मेरा साथ रहा, बहुत ज़्यादा उनकी कृपा है कि मैं जैसे ही जाती थी, मुझे 4 फिल्में मैंने की। एक थी बाई चाली सासरिये, जो कि मारवाड़ी फिल्म है। आज तक राजस्थान में इससे बड़ी फिल्म कोई हिट नहीं हुई। ये हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट मेरे पे था। और दूसरी फिल्म थी मेरी ये बदला जट्टीदा, पंजाबी फिल्म थी, और वो भी आपको मालूम है हिट फिल्म है। फिर मैंने एक फिल्म की अहमदाबाद नो रिक्शा वालों, गुजराती फिल्म, तो वो भी अपने टाइम की बहुत सुपर डुपर हिट है। फिर एक रामवती मैंने की, उसमें मैंने डाकू इंस्पेक्टर का रोल किया। तो मेरे को ना अलग अलग टैग्स मिलते थे। जैसे मैंने राजस्थान में जो फिल्म की, वो बहुत दुख वाली थी, बहुत इमोशनल सीन्स थे मेरे और सब, तो लोग बोलते थे राजस्थान की मीना कुमारी उपासना सिंह। फिर जब मैंने ये एक्शन फिल्में करनी शुरू की, रामवती जिसमें डाकू भी थी, इंस्पेक्टर भी थी, तो लोग बोलते थे लेडी अमिताभ उपासना सिंह। फिर जब मैंने कॉमेडी करना शुरू किया, तो लोग बोलते थे कॉमेडी क्वीन उपासना सिंह। तो इस तरह से मुझे बहुत सी मतलब एक अवार्ड की तरह ये सारे टैग्स मिले हैं। मैं उस काबिल नहीं हूँ उन लोगों के जैसे मेरे को मिले नाम। मैं उनके पाँव के जूते के भी नोक पे नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कुछ भी नहीं, मैं उनके सामने धूल भी नहीं उनकी। पर इतने बड़े लोगों के साथ आपका नाम, मतलब राजस्थान की मीना कुमारी जी, अमिताभ बच्चन जी, बहुत बड़ा एक ऐसे लगता है कि आपको सारे अवार्ड्स छोटे हो जाते हैं तब जब ऐसे ऑडियंस आपको रिस्पॉन्ड करती है, इतना प्यार देती है, इतना सब कुछ करती है। तो जैसे मेरे डायलॉग्स भी बहुत हिट हुए हैं। कई लोग कितने साल काम करते रहते हैं, उनका कोई डायलॉग ही नहीं हिट होता, लेकिन मेरा अब्बा डब्बा जब्बा आप ले लीजिए, कौन है ये आदमी, आई एम 22-year-old हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल, ऐसे मेरी कितनी क्रूएला का, हाँ, सोनपरी में जो आपने किया, आपने देखा होगा। मतलब नेगेटिव रोल करना उस वक्त टेलीविजन में अपने आप में एक रिस्क हो सकता था, पर आपने वो किया। मैं क्योंकि स्टेज से, मैंने बोला मैंने स्टेज किया हुआ है, मैंने एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स किया है, तो मेरे को हमेशा अलग अलग तरह के रोल्स करना पसंद है। इसीलिए मैंने बहुत चैलेंजेस ऐसे जिसमें चैलेंज हो, मैंने अगर गुजराती की है तो मैं सोचती हूँ मराठी भी कर लूँ, बंगाली फिल्म कर लूँ। मैंने इंडिया की तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में काम किया है काफ़ी, और सीरियल्स, फिल्म, बाकी सब तो आपने देखा ही है मेरा। और जैसे लोग जाते हैं सीरियल और टेलीविज़न से फिल्म में काम करना, आप फिल्म करके फिर वापस टेलीविज़न में, और ऐसे कि जैसे आप हर परिवार का हिस्सा हो गए हो। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और आपने जैसे अब इस वक्त के सुपरस्टार्स अगर हम कहें हमारे हिंदी इंडस्ट्री में, जैसे अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, आपने उन सब के साथ काम किया है, तो आप मुझे वो अनुभव बताइए। मैंने जितने भी स्टार्स के साथ काम किया, जब स्टार्टिंग से ही, मतलब क्योंकि मैं 6-7 साल की थी तब से मैं जालंधर टीवी में काम करती थी, बच्चों के रोल्स करती थी। तो मेरे लिए कैमरा ऐसा नहीं रहा कि कोई हवा है कि मैं डरती हूँ या कुछ ऐसे ही। मेरे को कभी भी किसी भी स्टार से घबराहट नहीं हुई कि मतलब मेरे सामने बड़े से बड़े स्टार्स खड़े थे, मेरे सामने परेश रावल खड़े थे, मेरे सामने अनिल कपूर खड़े थे, शाहरुख खान खड़े, सारे बड़े बड़े स्टार्स मेरे आसपास खड़े थे। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि ओ माय गॉड ये इतने बड़े स्टार। हाँ, 2 स्टार्स जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन, मैंने उनकी फोटोग्राफ्स भी काटी, एक श्रीदेवी, एक अमिताभ बच्चन। तो उनके साथ फिर काम करना कैसे हो जाता है सेट पर, जब आप किसी के साथ हो और आप उसके फ़ैन हो, तो वो कैसे फ़ैन और एक्टर अलग कैसे करें आप? देखिए, आप जिसके फ़ैन हो ना,
उसके सामने जब आप काम करते हो ना, तो पहले जब श्रीदेवी जी के साथ मैंने आपको बताया मैंने डबल रोल किया था, अपनी मदर का रोल किया था, तो मदर वाला कैरेक्टर मैं कर रही थी। श्री जी आती हैं और मेरे को चाबी देती हैं अपने घर की और बोलती ज़रा ख्याल रखना मेरे घर का। अब मेरी एक ही लाइन थी कि हाँ, उनका जो भी नाम था कि मैं ज़रूर ख्याल रखूँगी। मैंने अपनी लाइफ में बड़े से बड़े डायलॉग 1 टेक में दिए हैं, और जब श्री जी आई मेरे सामने और वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोल रही हैं, तो मैं अपनी एक लाइन भी भूल गई। मतलब मैं फंबल करने लग गई। तो उसके बाद श्री जी ने बोला कोई बात नहीं, उनको लिए तो मैं नहीं थी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं बस ना, आप बिल्कुल घबराओ मत, अच्छे से करो। मैं फिर बोलने लगी, मैं फिर भूल गई, और मेरा नाम मैं उनको लिए जाऊँ, वो नाम जो उनका है वो मैं अपने। तो डायरेक्टर भी आया, क्या हुआ बोलते हो उपासना, बाकी सबके साथ तो अच्छे सीन्स कर रही थी मैं ना, सब जॉनी लीवर के साथ, परेश जी के साथ, अनिल कपूर के साथ, सबके साथ। वो बोलते क्या हो गया तुम्हें? मैंने बोला सर मैं जब श्री जी को देखती हूँ मेरे नर्वस हो जाती हूँ, मुझे इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी वो लगी। तो उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल वो लाइन बोली, ठीक है। दूसरा शेड्यूल हुआ हमारा, हम हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे, श्री जी बोनी जी के साथ जा रही थी। तो श्री जी आई मेरे पास और मुझे बोलती हैं कि वो बहुत कम बात करती हैं, श्री जी करती थी सेट पे बहुत, हाँ सबके बहुत कम बोलती थी वो। तो मेरे पास आई, बोलती उपासना मैंने तुम्हारे रशेस देखे और तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। मतलब आप सोच सकते हो जिस इंसान के आप फ़ैन हो, जिसकी फ़ोटोग्राफ्स आप काट काट के अपनी एल्बम में लगाते हो, वो इंसान आपके सामने खड़ा है और वो आपको बोल रहा है कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। तब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो मैं अब स्टूडियो में ढूंढ रही हूँ कि किस तरह मुझे कोई ऐसी जगह मिले, पीसीओ या कुछ, जिससे मैं अपनी मदर को बता दूं कि श्रीदेवी मुझे बोली कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। मैं जो देखो वो 3 दिन मेरे, मैं सबको फ़ोन कर के क्या मम्मी आपको पता है श्रीदेवी ने मुझे बोला। सो वो मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसे जिनके आप फ़ैन होते हो और जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो ना, वहाँ कई बार नर्वस ऐसे हो जाता है इंसान। हाँ नहीं, मैं समझ सकती हूँ, कभी हमें बैठकर उनको सवाल पूछने होते बट मन में तो चुप कराना होता है फैन को कि नहीं अभी तुम पत्रकार हो, तुम्हें सवाल पूछना, तुम ऐसे नहीं बिहेव कर सकते उनके सामने। आपने वरुण धवन के साथ भी काम किया जुड़वा 2 में, जो हमने हालिया में भी देखी है। वो कैसे है ऑन सेट, उनके साथ काम करने का आपका अनुभव? डेविड जी के साथ मैंने सबसे पहले वो फिल्म की थी लोफर, जो कि बहुत हिट रही थी। फिर मैंने उनके साथ मुझसे शादी करोगी की थी। तो डेविड जी के साथ मैं काफ़ी काम ऑलरेडी कर चुकी थी वरुण के पापा के साथ ना। तो जब हम लोगों ने वरुण धवन के साथ ये मैंने जुड़वा 2 की, तो ये लंदन में शूटिंग हुई। और जब मैं लंदन गई तो वो बहुत अच्छे से मुझे मिला, बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ लड़का है वो, बहुत अच्छा एक्टर तो है ही, वो तो आप जानते ही हैं। तो मुझे बोलता है आपको पता है मेरा आज आपके साथ किसिंग सीन है। मुझे लगा कैसे रिएक्ट, मेरे को लगा ये मतलब हीरोइन के साथ किसिंग सीन होता है क्या, मेरे साथ किसिंग सीन। मैंने कहा वाह वाह वाह। तब तो वरुण, मेरे को लगा पापा की तरह ये मजाकिया है। मैंने कहा वरुण तब तो बहुत अच्छा है कि मतलब तुम्हारी हीरोइन तो मैं ही हो गई ना। तो बोलता अरे आप मजाक समझ रही हैं, आपका है। मैंने बोला अच्छा वेरी गुड, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सीन्स, क्योंकि डेविड जी से मैं सीन्स नहीं पूछती हूँ क्योंकि मुझे डेविड जी पे भरोसा है, मैंने इतना काम किया। जब मैं गई सेट पे, उन्होंने बोला आप रेडी हो जाओ। मैं सेट पे गई तो डेविड जी बोलते हैं वो आएगा वरुण और वो तुम्हें हीरोइन समझेगा और तुम्हें कि मतलब माँ समझेगा और वो किस कर लेगा, वो अपनी क्या नाम था, जैकलीन और तापसी, दो तापसी की मैं मदर होती हूँ कि उसको तुम में तापसी दिखेगी। तो मैंने बोला क्या, मैं शॉक्ड हो गई। मैंने बोला, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा सर ये इधर उधर किसका वो सब होगा ना, इधर गाल वाल पे। बोले नहीं किस बोले नहीं वो ऐसे ही होगा, कुछ ऐसा हो ना। तो वो जो हमारा सीन हुआ, अब मैंने क्या है कि वरुण बच्चे की तरह है, वरुण को मैं कैसे तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया ही नहीं कि ऐसा कोई सीन मैं करके आई हूँ, ठीक है। हम लोग थिएटर में गए, फिल्म देख रहे थे वो, और बैठे हुए हैं हम, जैसे ही वो सीन आया मेरे हस्बैंड खड़े हुए, क्या बैठ जाओ ये क्या है, ये क्या किया। मैंने बोला चुप रहो लोग देख रहे, सब लोग
हमारी तरफ देख रहे हैं, मतलब उनको शॉकिंग उनके लिए हो गया। तो लेकिन वरुण इतना प्यारा लड़का है ना, बहुत प्यारा। वो एक मेरा सीन था उसके साथ कि मैं स्विमिंग पूल में उसके साथ हूँ, तो मेरे को पानी से बहुत डर लगता है, मेरे को कई चीज़ों से, ऊंचाई से डर लगता है, मुझे पानी से डर लगता है। तो मैंने वरुण को बोला, वरुण मैंने स्विमिंग भी इसलिए नहीं सीखी कि मैं पानी से डरती हूँ। तो वो खुद पहले सारी रिहर्सल करता था, मेरी रिहर्सल भी वो करता था कि यहाँ पे उपासना जी आएंगी, यहाँ पे मैं हूँ, वो पूरी रिहर्सल खुद करता था। हमें पानी के अंदर जाना था और बाहर निकलना था गाने में। तो फिर जब भी पूरा बोलता था, जब शॉट एकदम रेडी होगा ना तब वो नीचे, और मैं जब नीचे जाती थी तो जब मैं ऊपर आती थी मुझे पकड़ के निकालता था और मुझे पूछता था आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। मतलब मेरा बहुत बहुत बढ़िया उसके साथ एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है वो। और ये हम बात कर रहे हैं, ये इनकम्प्लीट होगी अगर कपिल शर्मा शो के बारे में हम ना बात करें। तो उन्होंने कॉल किया था आपको कि आपको पता चला कि वो कास्ट कर रहे हैं, वो रोल कैसे हुआ? पहले एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि लोगों में ना कई गलत फहमी है कि शायद उपासना और कपिल का झगड़ा हुआ है। कपिल जो है मेरे छोटे भाई की तरह है, बहुत प्यार है हम दोनों में। और अभी जो बाईजी कुट्टन की आ रही है उसका जो वॉइस ओवर है फर्स्ट, वो कपिल ने बोला हुआ है, कपिल ने अपनी आवाज़ दी है उसमें, और वो मेरी फिल्म में गाना भी गाने वाला था बाईजी कुट्टन के में। तो ये क्या हुआ कि जब आपको मालूम है अनिल कपूर जी का एक शो आने वाला था कलर्स पे, उसका नाम कई बार भूल जाती हूँ। तो वो जो शो है आने में थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि वो पूरे एपिसोड्स बने नहीं थे। तो उन्होंने कपिल को बोला कि तो हम तुम्हें 16 एपिसोड या ऐसे 13 एपिसोड ऐसा कुछ उनको बीच में के वक्त के लिए, हाँ, कि क्योंकि टाइम उनको उसको फिल करना था। तो उन्होंने बोला कि एक कॉमेडी प्रोग्राम बना लो उतने दिनों के लिए सिर्फ ना उसमें। तो कपिल आया मेरे पास, नहीं तो आपको पता है बहुत ऑडिशंस होते हैं आजकल एक एक रोल के लिए। लेकिन कलर्स में जब इस रोल की बात हुई तो कलर्स में भी बोला कि उपासना सिंह को इस रोल में वो बहुत सूटेबल हैं। कपिल मेरे खुद घर आए और उन्होंने बोला कि मैंने जब ये रोल सुना ना तो मुझे उपासना जी आपके अलावा कोई दिखाई नहीं इस रोल में। और मेरे को सब लोगों ने बोला कि मत करो ये रोल, क्योंकि उस टाइम तक सिर्फ मेरे ग्लैमरस रोल्स थे कि अरे कितनी सुंदर है, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसकी फिगर ऐसी है, इसका ये ऐसा है, खूबसूरती पे बात होती थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसमें वो बोलेंगे तेरी शादी नहीं हो रही, तेरी आंखें टेढ़ी हैं, तेरा ये है, तू दारू पीती है, तू सिगरेट पीती है, तू ये करती है वो करती है, तो तुम ये वाला रोल करोगी तो लोग तुम्हें वैसे ही देखने लग जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक कैरेक्टर करते हो तो कई बार लोगों की नज़रें उस कैरेक्टर के लिए वैसी हो जाती हैं। तो मैंने बोला कि मैंने इतना कुछ चैलेंजेस, इतने सारे चैलेंज लिए अपनी ज़िंदगी में, तो ये क्यों ना किया जाए ना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, एक थोड़े से एपिसोड है करके देखते हैं, क्या पता कैसा, मतलब ना। तब तक मैंने कुछ नहीं सोचा था 13 एपिसोड या 16 एपिसोड के अलावा। जब मैंने वो पहला एपिसोड किया, वो बुआ का कैरेक्टर पिंकी बुआ, उसके बाद सारी जगह पे ओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर सो क्यूट, यू आर ये, यू आर वो, इतने मेरे लिए मैसेजेस, और चैनल्स पे भी मेरी इतनी तारीफ होनी शुरू हुई कि वो पहला ही हमारा एपिसोड सुपर हिट था। हर कैरेक्टर को लोगों ने लाइक किया और बुआ बहुत, पिंकी बुआ बहुत बड़ी फेमस एक कैरेक्टर बनी। उसके बाद तो लगातार वो इतना हिट होता चला गया कि हम उसके बाद 2.5 साल शो हमारा चला। आपने भी देखा उसको, कितनी टाइम देखा होगा। तो वो इतना बड़ा हिट हो गया हमारा शो। तो इसलिए लोगों की, मतलब लोग बोलते हैं कि हमें अपनी बुआ नहीं दिखती, जब कोई बुआ वर्ड बोलता है तो उपासना जी हमें आपका चेहरा दिखता है। फिर मेरे डायलॉग्स हिट हो गए। उन्होंने बोला कि ऐसा बोलो, मैं 22 साल की हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं हॉट हूँ, मैं सेक्सी हूँ। मैंने बोला मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा पंजाबियत लाएं उसमें तो एक मज़ा आएगा। मैंने बोला देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। बोलते नहीं, चैनल ने बोला है कि मैं 22 साल की हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं ये। मैंने बोला मेरे को एक बार मेरी तरह से करके देखने दो, आपको अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, वही करेंगे। तो मैंने बोला आई एम 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल। ओ हंस के सब पागल हो गए। जब पंजाबी टोन आ जाती है तो लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो उन्होंने फिर वो ही रखा, उन्होंने बोला आप यही यूज़ करो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही जब हमारे सेट पे एक बार आग लग गई थी तो हम कुछ टाइम के लिए बिग बॉस सलमान खान के वहाँ चले गए थे कुछ एपिसोड्स करने के लिए। तो एक एपिसोड में सलमान खान जी भी थे। तो हम ना वहाँ पे उसी वक्त कई कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं, करेक्ट।
तो सलमान जी और मेरा चल रहा था, जिसमें उनको सबको कहा जाता था कि आप बोलोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम कैसी दिखती हो, तुम फलाना। तो मेरे मुंह से निकला, हम बातचीत कर रहे, मैंने कहा कौन है ये आदमी, और सलमान खान को कौन है ये आदमी बोलना, आप सोचो, पिन ड्रॉप साइलेंस सब जगह, कोई एक तिनके की। मेरे को लगा ओ माय गॉड ये क्या कह दिया मैंने, मुझे खुद को ऐसा शॉकिंग लगा। सलमान जी ने जो हंसना शुरू किया, उसके बाद वो लोटपोट हो गए ज़मीन पे, लोग हंस हंस के पागल हो गए कि कौन है ये आदमी, सलमान खान को हम बोल रहे हैं कौन है ये आदमी। उसके बाद वो इतना हिट हो गया वो कौन है ये आदमी कि उसकी टी शर्ट्स बन गई। मतलब लोग टी शर्ट्स, मेरे पास भी है आज भी वो टी शर्ट पहन के, आपने भी देखी होंगी, बहुत टी शर्ट्स बनी। और मैंने फिर बहुत जगह उसको यूज़ किया, कभी ऋतिक के लिए, कभी शाहरुख के लिए, कभी अमिताभ जी के लिए, बहुत उसको यूज़। हालांकि आप इन सबके साथ काम कर चुकी है फिल्मों में सेट पर, और अब जो वो आपके साथ आता है आप कहते हैं कौन है ये आदमी। हाँ देखिए, मैं क्यूरियस थी कि आप इतने लंबे समय के लिए ये रोल निभा रहे हो। राइटर्स ऑफ कोर्स लिखते हैं, बट कॉमेडी वो जोक लैंड करना ताकि लोग हंसे, और उसमें भी फिर आप कुछ नया करते रहे कि 1-1.5 साल तक फिर भी लोग बोर ना हो जाए, या उनको हाँ पता ही है ये क्या कहेंगे, वैसे ना हो जाए। कैसे अपने आप से आप कैसे इनोवेट करते हो उसमें? मेरे को हमेशा ना, मेरे को क्योंकि मेरी हॉबी है ये, मेरा प्रोफेशन, मैं इससे बोर नहीं होती हूँ। मैंने कभी भी, जब भी मैं एक्ट करती हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि ओ माय गॉड ये मैं क्या कर रही हूँ। मुझे लगता है जिस दिन मुझे ऐसा लगने लगेगा मैं उस दिन काम नहीं कर पाऊंगी। तो मैं हमेशा उसको बेटर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने आज किया है, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें अगर ये भी कर देती तो और ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने बहुत सारी उसमें बॉडी लैंग्वेज यूज़ की। कपिल शो में आप कभी भी मुझे देखोगे, मैं सिर्फ फेस से नहीं खेलती थी उसमें। मैंने उस कैरेक्टर को, अगर कोई, मतलब मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगी कि अगर कोई ऐसे कैरेक्टर को कि वो लड़कों के पीछे पड़ी रहती है, उसकी शादी नहीं हो रही है, वो जुआ खेलती है और वो मतलब उसकी एज हो गई है, तो अगर उस तरह का कैरेक्टर मैं प्ले करती तो लोगों को शायद उससे नफरत हो जाती कि ये तो कैरेक्टरलेस कैरेक्टर। हाँ। आपको उसमें एक इनोसेंस दिखेगी। मेरे कैरेक्टर में जो मैंने प्ले किया, मैंने उसको बहुत इनोसेंटली प्ले किया, मैंने उसको बहुत चुलबुला बनाया, और मैंने अपनी हैंड मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट के साथ उसको बहुत प्ले किया। आप जो भी मेरे पिछले एपिसोड्स देखोगे, जहाँ पे भी आपको लगेगा ये अपनी बॉडी के साथ प्ले कर रही है, मैं वैसे एक्ट करती थी, और वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और मैंने हमेशा ट्राई किया कि डांस भी करूं, उसमें कुछ और भी डाल दूं, कुछ और मज़ा कि मैं कैसे लोगों को और हंसा सकती हूँ। तो काफ़ी मेहनत होती थी। हम लोग सुबह जाते थे, कई बार अगले दिन सुबह हम लोग वापस आते थे। कितने घंटे वो हमारा शो चलता था। हम लोग बहुत इम्प्रोवाइजेशंस भी करते थे, कई कुछ होता था, लेकिन मैं कभी बोर नहीं हुई अपने काम से। इसलिए मैं, अगर मैं बोर हो जाऊँगी तो लोग भी बोर हो जाएंगे मुझसे। मैं इंजॉय करती हूँ, इसलिए लोग इंजॉय करते हैं इस रोल को। ये आपने जो बात कही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जो अपने स्क्रीन पर देखते हैं उनको लगता है कि ये कितनी लाइट है, कितनी सिली है, ऐसी है, पर उसके पीछे कितनी मेहनत जाती है, और लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही है लाइफ में भी, पर वो सच बात नहीं है। बिल्कुल आप वैसे बिल्कुल नहीं हो, वो कैरेक्टर के पीछे बहुत मेहनत है जी। ये बाहर निकलना ज़रूरी था। आपने इतना वक्त काम किया है कपिल के साथ, तो आप मुझे उसका सक्सेस का राज क्या है? कैसे है वो रियल लाइफ में सेट पे? बहुत अच्छा है, वो बहुत डाउन टू अर्थ है और दिल का बहुत अच्छा है। वो ना, मैंने जब भी कपिल को अभी बोला कि कपिल को भी पता है मेरे साथ अभी क्या हादसे हो रहे हैं, उसने मुझे कॉल किया था, तो मैंने उसको बताया, तो वो मुझे बोला कि हम दोनों एक जैसे हैं और भोलियां दा रब होता है। मतलब होता है कि जो भोले होते हैं ना, उनका भगवान होता है। तो उसने मुझे, जबकि वो शोज़ कर रहा है, अभी तो खैर वापस आ गया होगा, उसके शोज़ चल रहे थे, तो उसने मुझसे रात को, हम 12 बजे हमने बात करनी शुरू की, हम 1:30 बजे तक बात कर रहे थे, और वो मुझे, उसने बहुत हौसला दिया। बोलता कि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आपकी ऑडियंस आपको बहुत अच्छी तरह से जानती है, तो आप क्यों घबरा रहे हो, और हरनाज और संधू सिर्फ थोड़े फिल्म चलाएगी, आपने जो इतने बड़े बड़े स्टार्स ले रखे हैं, आपका डायरेक्टर अच्छा है, आपने इतना बड़ा कंटेंट, आपका बेटा लॉन्च हो रहा है, लोग देखना चाहते हैं नानक सिंह कौन है, तो वो आप इतना दुखी क्यों हो?
क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती। मैं आजकल मैं सो नहीं पाती हूँ मेरे को, क्योंकि कभी मैं 2 बजे उठती हूँ, कभी 4 बजे उठती हूँ। मेरे को बच्चे भी बोलते हैं, मेरा नानक बेटा भी बोलता है कि क्या कर रहे हो आप अपनी बॉडी के साथ, क्यों इतने टेंस हो। लेकिन मैंने ये हालात अपनी लाइफ में पूरी में देखे नहीं है। तो अब मेरे सारे एक्टर्स मेरे साथ खड़े हैं। आज एक राजू जी करके, जब मैं आ रही थी तो राइटर हैं जिन्होंने काफ़ी फिल्में लिखी हैं, पंजाबी सुपर हिट फिल्में लिखी हैं, उनका मुझे कॉल आया और मुझे बोलते हैं कि उपासना जी हम सारे लोग एक एक बोलते हैं मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि मतलब आपके पास तो आ ही रहे होंगे, हमारी पूरी इंडस्ट्री आपके साथ खड़ी है, आप अपने कमेंट्स पढ़ के देखिए, अपने लोग क्या लिख रहे हैं आपके लिए। आपके ट्रेलर को मिलियन व्यूज़ हो गए, कितने मिलियन व्यूज़ हो गए मेरे ट्रेलर को, और मेरे नानक के गाने पे लोग क्या कमेंट्स लिख रहे हैं नानक के लिए, तो आप वो पढ़ा करो। बोलते हैं कि आप हौसला मत हारो। ऐसे ही मेरी पूरी इंडस्ट्री इस टाइम मेरे लिए खड़ी है। और वो रहेगा। आपने इतने दशक काम किए, इतना गुडविल जो और प्यार जो आपने बटोरा है लोगों का, तो जी दिखेगा कहीं ना कहीं तो दिखेगा। मुझे तो इस वक्त नाना के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, कितना प्रेशर होता होगा कि मॉम इतनी बड़ी सुपर एक्ट्रेस है और फिर उसको डेब्यू करना है, मतलब उस पर भी कितना प्रेशर होगा। बहुत प्रेशर है उसके ऊपर, क्योंकि जो लोग एक्टर्स के बच्चे होते हैं ना, या इस लाइन के बच्चे होते हैं, उनके पास ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब एक नया लड़का या लड़की जिसको कोई नहीं जानता, वो जैसे काम करना शुरू करता है, वो अगर 2 सीन भी करता है ना तो लोग उसको जज नहीं करते हैं। वो 2 सीन करता है, फिर वो 3-4 सीन करता है कहीं, फिर वो जैसे जैसे ग्रो करता है अपनी एक्टिंग में, अगर वो हीरो बन जाता है या हीरोइन बन जाता है तो उसके पास एक जर्नी होती है जिसमें वो सीखा होता है। लेकिन जो एक्टर्स के बच्चे होते हैं उनको आप 2 सीन नहीं दे सकते, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि तुम सीख कर आए, क्योंकि वो हीरो होता है वो फिल्म का, या हीरोइन होता है वो। उनके लिए लोगों को होता है कि ये उपासना सिंह का बेटा है या ये इस इंसान का बेटा है, तो वो अच्छा एक्टर होना ही चाहिए और वो अच्छा डांसर भी होना चाहिए। उसको चांस नहीं मिलता है, उसको ऑडियंस, मैंने तो 25 साल की जर्नी में यहाँ तक पहुँची हूँ, वो मेरी 25 साल की जर्नी और उसकी पहली फिल्म बराबरी पे देखेंगे लोग कि ये नानक सिंह उपासना सिंह का बेटा है, इसलिए उसको अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मैंने नानक को ये बोला था कि, और वो इस टाइम प्रेशर में है, और जब मेरे को कमेंट्स पढ़ता है ना, वो जब भी आते हैं ना, मम्मी देखो मेरे लिए क्या लिखा, मम्मी देखो क्या लिखा, मम्मी, वो इतना खुश होता है। सो उसने भी बहुत स्ट्रगल, उसकी बहुत मेहनत है उसके पीछे। डेफिनेटली उसको काम मिलने में स्ट्रगल नहीं हुई इसमें, लेकिन मैं हर बार उसके लिए फिल्म नहीं बनाऊंगी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि लोग उसको देखें कि नानक सिंह ऐसा दिखता है, ऐसा डांसर है, ऐसा फाइटर है, ऐसी एक्टिंग करता है, ताकि उसको आगे चांस मिले और लोग उसको वो करें। तो इसके बाद के जो चांसेस हैं वो तो वो अपने दम पर लेकर जाएगा। तो इसलिए हम सब लोग प्रेशर में हैं। ये मेरी भी डेब्यू फिल्म है बाई जी कुट्टनगे, तो मेरे लिए भी ये इस टाइम बहुत स्ट्रेस, और आपको पता है मैं किस चीज़ों में से गुजर रही हूँ। मेरा मतलब सारी लाइफ का पैसा लगा हुआ है, मेरे पास लोन मैंने कभी नहीं लिया था। जब मेरे पास थोड़े से पैसे हो जाते थे ना तो मैं गाड़ी खरीद लेती थी, थोड़ा पैसा और हो जाता था, क्योंकि हमने बहुत छोटे से, मैंने पहले एक मारुति गाड़ी ली लाल कलर की, उसमें ना AC नहीं था तो मैंने एक छोटा फ़ैन आगे लगा लिया। तो मुझे सब बोलते थे उपासना तुम्हारे पास काम है, लोग कोई देखेगा तो उस फैन निकाल दो, कम से कम उनको लगेगा कि AC गाड़ी होगी। मेरे पास मारुति कार थी, मैंने बोला कि मैं मर थोड़े जाऊँ गर्मी में, इससे अच्छा लोगों को पता चलने दो मेरे पास नहीं है तो नहीं है। तो मैंने वो फ़ैन उसके अंदर रखा जब तक मेरे पास उतने पैसे नहीं हुए कि मैं दूसरी गाड़ी ले सकूं। भगवान की दया से मुझे काम मिलता गया, मैं घर भी लेती गई, मैं गाड़ी भी लेती गई। जब थोड़ा पैसा हो जाता था तो उससे बड़ा ले लेती थी, थोड़ा पैसा हो जाता तो उससे बड़ा ले लेती थी, लेकिन मैंने लोन नहीं कभी लिया। मैंने अपनी पूरी लाइफ में लोन नहीं लिया कि मेरे को डर लगता है कि लोन में उतार पाऊंगी कि नहीं या ऐसा होगा। लेकिन इस फिल्म में मैं उस हद तक पहुंच गई कि मुझे बहुत लोन लेना पड़ा है रिलीज़ करने के लिए। बट सब अब तक सब सही रहा है और भी आगे सही हो। आपने ये नाना के लिए जो ब्रेक आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, आपका पहला सब्सटैंशियल ब्रेक कौन सा था? मैंने तो कभी सोचा नहीं था, मेरे को तो ये था कि मुझे किसी तरह फिल्मों में चांस मिल जाए। मैं ये भी नहीं था कि मैं हीरोइन बन जाऊं,
मुझे पता ही नहीं था कुछ भी। मेरी मदर ने कभी लिपस्टिक तक नहीं लगाई, मतलब मामा इतने सिंपल फैमिली से हैं। तो मेरे को अगर उस टाइम मुझे बहन का रोल मिल जाता, भाभी का रोल मिल जाता, मैं वो भी कर लेती, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं हीरोइन बनना चाहिए फिल्म में। वो तो परमात्मा की इतनी दया हुई कि मैं जब भी पहली बारी उनको मिली, जो मेरे प्रोड्यूसर्स थे, तो उन्होंने वो एकदम 17 साल की लड़की ढूंढ रहे थे, यंग एकदम लड़की। तो उन्होंने मुझे देखा और उनको थोड़ा इनोसेंट फेस चाहिए था। और उस टाइम तो मैं बहुत ही वो बेबी फेस मेरा था, आप मेरी पिछली फिल्म में देखिए तो उन्होंने मतलब, उनकी वाइफ थी वहाँ, बोलते यही चाहिए। पहली लाइन मेरे को देखने के बाद, यही तो है वो, मतलब उनकी जो 22 सासरी की लड़की थी। तो उन्होंने मुझे चांस दिया, लेकिन मेरी स्ट्रगल लगातार जारी रही, आज तक चल रही है। मतलब मेरे को क्योंकि पता ही नहीं था कि किस तरह से मेकअप करना चाहिए, बाल कैसे बनाने चाहिए, कैसे। हाँ, मैं एक्ट्रेस अच्छी थी शुरू से ही, क्योंकि मैंने बचपन से ही वही काम किया था। और मेरे को डांसर भी मैं अच्छी थी, मैंने क्लासिकल सीखा हुआ है, कथक, काफ़ी टाइम तक। तो लेकिन जर्नी मेरी भी इतनी इजी नहीं रही है। मतलब हम लोग तो बहुत थोड़े पैसे इकट्ठे कर करके यहाँ तक धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। और इतने सालों में इतना एक्ट करने के बाद, अब प्रोड्यूसर बनने के बाद, इंडस्ट्री से आपकी लर्निंग क्या रही है? मेरे को बहुत प्यार मिला है, लोगों से भी, इंडस्ट्री से भी। सब लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी है मुझे। तो मैं तो चाहती हूँ कि अगर मुझे अगला जन्म मिले ना, तो भी मैं एक्ट्रेस ही बनूँ। मेरी इतनी अच्छी मेरी लाइफ बीती है। सिर्फ ये अभी कि ये जो मैं प्रोड्यूसर बनी हूँ, इसमें मुझे बहुत स्ट्रेसेस आए। मतलब मेरी जब फिल्म बन रही थी तब कोरोना चल रहा था, तो मेरे को 3 शेड्यूल में फिल्म बनानी पड़ी, 1 शेड्यूल में बनाने वाली थी। फिर मेरे को जितना मैं सोच के चली थी बजट्स वगैरह, वो कहीं ऊपर चले गए बजट्स फिल्म बनाते बनाते, क्योंकि हर बार पूरा आप क्रू लेके जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर ऐसा कर बहुत। लेकिन वो भी चीज़ें मेरे लिए बहुत, चलो होता है ये सब ना, कोरोना के टाइम हर एक आदमी की टेंशन्स में बीती है लाइफ, वो बात नहीं। लेकिन ये जो मेरे अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस के दिन, कि मैंने कोर्ट कभी नहीं देखा। मैं अभी कोर्ट मतलब जाऊंगी, मतलब मैं कोर्ट के बाहर थी, मेरी धड़कन बढ़ गई थी, मेरे को पसीना आ गया, मुझे इतनी स्ट्रेस हो गया अंदर से। फिर मेरे को ये जो हरनाज जी कर रही हैं मेरे साथ, मेरे को इस टाइम ज़रूरत है कि सब लोग मेरे साथ खड़े हों, मेरे पूरे एक्टर्स मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं जिस लड़की को मैंने चांस दिया, मैं एक इमोशनल इंसान हूँ, तो मुझे बहुत दुख लगता है। मेरे को कई बार लोग बोलते हैं, उपासना जी हमने आपको कभी हंसते हंसते ही देखा, कभी आप रोती, कभी मेरे को हमें मतलब इमोशनल होते नहीं देखा। अब मैं ज़रा सी बात पे इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे दुख लगता है। तो आपको अब लगता है कि आगे से आप 2-3 बार और सोचे किसी नए को चांस देने से पहले, या आपको लगता है कि बस मुझे प्रोड्यूस ही नहीं करना, मैं जाके एक्टिंग ही कर, वही सही था मेरे लिए? आपको ऐसे फील होता है? नहीं, मैंने तो प्रोड्यूस एक और फिल्म की है, आपको पता ही है। लेकिन सिर्फ एक इंसान के ऐसा कर देने से सब इंसान वैसे नहीं हो जाते ना। तो मैं हमेशा चांस दूंगी नए बच्चों को, क्योंकि मैंने बड़ी स्ट्रगल से ज़िंदगी जी है। तो मेरे को पता है उनकी क्या प्रॉब्लम्स और क्या मजबूरियाँ होती हैं बच्चों की जब वो नहीं आते हैं। तो मैं हटूंगी नहीं, मैं अपना काम करती रहूँगी। और मेरे जो एथिक्स हैं, मेरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं लाइफ के, जो मैं सोच के जैसी मैं हूँ, मैं उसको तो चेंज नहीं कर सकती। लेकिन जो और लोग हैं, शायद हरनाज उनके लिए एक वो बन रही है कि एक नए इंसान को चांस देने से पहले कितना कुछ वो लिखवाएंगे कि आप कुछ काम नहीं कर सकते। लोग लिखवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप जब तक हमारी फिल्म रिलीज नहीं हो सकती, आप कुछ नहीं कर सकती। आप अगर दूसरी फिल्म करेंगी तो उसमें से इतना, या कोई भी चीज़ करेंगे उसमें से इतना पैसा ये लोग लेंगे जो आपको चांस देंगे। लोग क्या क्या लिखवाएंगे उन एक्टर्स से, क्योंकि वो देख रहे हैं। और हरनाज खुद के लिए अपना रास्ता क्या सही कर रही है। मतलब अगर उसको इस प्रोफेशन में रहना है, लोग, मेरे को पूरी इंडस्ट्री, मेरे लोग सब जानते हैं, तो क्या आप सही कर रहे हो अपने प्रोफेशन के लिए? उम्मीद तो यही है कि ये एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए। अभी थोड़े दिन बाकी है रिलीज के लिए, उससे पहले हो जाए तो नथिंग। बहुत कम दिन है अभी सिर्फ एक हफ्ता है, 1 हफ्ता बचा है। और मैं उसको बार बार हाथ जोड़ जोड़ के बोल रही हूँ, हरनाज 5 दिन के लिए आ जाओ, 5 दिन के लिए आ जाओ। वो उतने भी दिन के मैं काबिल नहीं जिसने तुम्हें बनाया है। बनाता कोई नहीं, भगवान बनाता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं हरनाज कौर संधू को मैंने मिस यूनिवर्स बना दिया, लेकिन मैंने उसको उस टाइम उसका हाथ पकड़ा जब किसी ने नहीं पकड़ा। तो
मैं वो इंसान क्या इतनी भी अगर वो मुझे नो बोलती ना, अगर वो मुझे फ़ोन कर देती कि मैं प्लीज़ मेरे को सॉरी, मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट हैं और ऐसा, आप मुझे प्लीज़, तो मैं उसको बोलती तुम डिजिटली प्रमोट कर दो, तुम मत आओ, तुम मेरा पोस्टर शेयर कर दो, तुम ये कर दो। आज सब चीज़ें हो जाती हैं ना, पर वो करना ही नहीं चाहती। उसने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि वो मुझे नो बोले, मतलब वो मेरे को नो बोले, मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। नहीं, बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बात करने से बात बनती है। बिल्कुल। और जब बात ही नहीं हुई है तो इसीलिए और ऐसा तो नहीं कि उसको पता नहीं चल रहा। आज सारे चैनल्स पे उनको सब, जब उनको 5 महीने पहले जो नोटिस भेजा, जो मेल्स मिल रही हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि उनको पता नहीं है। बट मेरा यही है, आगे से अब जो हो चुका ना, आपकी जो प्रोड्यूसर की जर्नी हो वो और आसान हो। आपने इतना कुछ देख लिया पहली बार में, अब इसके बाद बस जैसे वो गीत कहती है ना, जब भी मन में, बस बाबा जी अब इस रात को बोरिंग बना दो। ऐसे बस बहुत दिखा दिया आपने, अब बस थोड़ा सा सरल कर दो ये। बस वो सरल करेंगे। मुझे अपने परमात्मा पे यकीन है, मुझे लोगों पे यकीन है, ऑडियंस पे अपनी, जिन्होंने आज तक मुझे खड़े रखा है और मुझे इतना प्यार दिया है। तो अगर वो नहीं भी आती तो मैंने एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, अपनी पूरी मेरी इमोशनल और मेरी सारी जो फाइनेंशियल, मैंने हर तरह से उसको, और मैंने बहुत सोच के वो सब्जेक्ट और एक एक चीज़ पे मैं 1.5 साल से ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ। मैं उसी फिल्म के पीछे लगी हुई हूँ, उसको अच्छा बनाने के लिए, और बेटर। तो मुझे पता है कि लोग उसको क्या रिस्पॉन्स देंगे, और वो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सामने मेरे को जो कमेंट्स आ रहे हैं, पूरे लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो आप देखें, फिल्म भी देखें, हमारा ये वीडियो देखें, बताया आपको कैसा लगा। और फिल्म जैसे आपको पता है 19 अगस्त आपको जाकर देखनी है, और बताइएगा आपको कैसी लगी, हम भी रिव्यू करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।